हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जिसको हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस सब्जेक्ट में जो बात करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस और स्ट्रेसेस के इफेक्ट की एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ओके, क्योंकि जहाँ फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वहाँ पर हम बोल देते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स और मैकेनिक्स का एडवांस वर्जन हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो इस सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको मालूम होनी चाहिए उनकी हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, और उसमें भी सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। उनमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है फोर्सेस। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्स की, तो एक टर्म हम बार बार जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो एक टर्म आएगा लोड। तो जो फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला फोर्स है, यानी कि किसी बॉडी पर जब कोई फोर्स लग रहा होता है तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, दीज आर टर्म्ड एज लोड। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दीज आर टर्म्ड एज लोड। तो कहीं पर फोर्स कहीं पर लोड आए तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फोर्सेस होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो हमने नॉर्मल पढ़ा ही होगा, पॉइंट लोड। ठीक है, तो एक तो हम जानते हैं पॉइंट लोड, जिसको कंसंट्रेटेड लोड भी बोला जाता है, जिसको हम सिंपल एक एरो से शो कर देते थे। ओके, अब इसके अलावा जो टाइप होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं। वन इज यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड सेकेंड इज यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इनकी बात जब हमने मैकेनिक्स के लेक्चर्स देखे थे, स्पेशली बीम्स के, तब हमने यूडीएल और यूवीएल उसमें हमने देखा था कि ये क्या होते हैं। तो ये तो बात हो गई फोर्सेस की। अब जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम के केस में जितने भी नेट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है वो जीरो होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद फोर्सेस की अगर हम बात करें तो फोर्सेस में ट्रांसवर्स फोर्सेस हो सकते हैं, जिनको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, या फिर एक्सियल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो यहां पर अब फिर से दो टाइप आ जाते हैं। अगर टाइप हम बात करें तो ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पर, ओके, उसके बेस पर अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन तो ये होती है, ओके, ये इस तरह से अगर एक्ट कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका टेंसाइल लोड। ओके, टेंसाइल लोड और एक्सियल लोड इसको हम बोल सकते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम बोल देते हैं उसको नॉर्मल लोड। ओके, नॉर्मल लोड एंड एक्सियल लोड, ये दो टाइप के लोड हम पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो इनकी टेंडेंसी है उसके बेस पर, टेंडेंसी के बेस पर अगर हम बात करते हैं, एक तो हो गया अभी हमने जो पढ़ा वो था एक्सियल एंड नॉर्मल। एक तो हमने ये कैटेगरी जान ली। टेंडेंसी के बेस पर अगर हम बात करें, अगर ये टेंडेंसी है मींस ये पुल कर रहा है। ओके, पुल कर रहा है, अगर ऐसा कोई लोड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देते हैं टेंसाइल, क्योंकि ये टेंशन दे रहा है, खींच रहा है। तो एक हो जाता है टेंसाइल, और अगर इसकी जगह पर कोई फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा होता है इस ऑब्जेक्ट पर, तो इसको हम बोल देते हैं कंप्रेसिव। ओके,
तो ये नॉर्मल टर्म्स हैं जो हम पहले से जानते थे, जस्ट एक रिवीजन के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने बात करी कि फोर्सेस जो होते हैं किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम बोल देते हैं लोड। फिर लोड होता है एक पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो टाइप के हो जाते हैं, यूडीएल एंड यूवीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। फिर आ जाते हैं हम इनके टाइप्स पर। तो टाइप्स में एक होता है एक्सियल एंड एक होता है नॉर्मल, यानी कि लेंथ वाला जो एक्सिस है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, उसके अलोंग अगर फोर्स लग रहा है तो हो जाएगा एक्सियल, ये इसकी लेंथ है, इसके अलोंग लग रहा है तो ये हो गया एक्सियल। अगर इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा तो हो जाएगा नॉर्मल। और टेंडेंसी अगर खींचने वाली है, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करने वाली टेंडेंसी है फोर्स की, तो उसको हम बोल देते हैं टेंसाइल। और अगर कंप्रेस यानी दबाने वाली टेंडेंसी तो हम बोल देते हैं कंप्रेसिव। तो ये तो बात हो गई लोड से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और बेसिक चीजों की। अब बात करते हैं जो एलिमेंट्री थ्योरी है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वो तीन जो अजम्पशंस हम लेकर के चलते हैं उन पर बेस्ड है। एक तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लेकर के चलते ही थे मैकेनिक्स में। मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो हम तीन चीजें मान करके चलते हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं? वो अजम्पशंस हैं कि मटेरियल, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, दैट मटेरियल इज नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, नंबर 2 दैट मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, and number 3 is material is homogeneous. ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं जिन पर जो एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एनालिसिस है ये पूरी वर्क करती है, इन्हीं के बेस पर वर्क करती है। तो परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं? तो हमने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वो मटेरियल्स जिन पर फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने पर वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं, लेकिन फोर्स हटाते ही वो वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। तो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन के बेस पे बताया। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होते हैं? तो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी भी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर तरफ मटेरियल में कहीं पर भी हम चले जाएं, ठीक है, हर पॉइंट पर सेम प्रॉपर्टीज वो डिपिक्ट करते होंगे, सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ऐसे मटेरियल को हम बोल देते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, फिर होमोजीनियस, होमोजीनियस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्म होता है, जिनके कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आते हैं, उनमें जो पार्ट, जो भी उनको बनाने वाले मटेरियल्स हैं, उनका जो रेशियो, जितना रेशियो किसी एक पॉइंट पर मिलेगा उतना ही दूसरे पॉइंट पर भी मिलेगा। तो होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम आते हैं स्ट्रेस पर कि स्ट्रेस क्या होती है। Now we come to stress. ओके, तो स्ट्रेस क्या है? अब सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक हमने एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने एक लोड लगाया, टेंसाइल लोड P, ठीक है। अब इसके बीच में हम कोई एक रैंडम एक सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ये हमने कोई एक रैंडम सेक्शन अज्यूम कर लिया
एक्स एक्स। ठीक, अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें, हमने यहाँ पर P फोर्स लगाया था, लोड लगाया था, तो ऑब्वियस है कि ये अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली अगर अप्लाई हो रहा है, मटेरियल जो था वो उन एजम्पशंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक भी है, आइसोट्रोपिक भी है और होमोजीनियस भी है, तो ये जो P फोर्स था ये यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रहा होगा और इस तरफ भी लग रहा होगा। ओके, तो ये फोर्सेस यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हो रहे होंगे सेम इंटेंसिटी के साथ। ठीक, तो अगर हम किसी भी सेक्शन की बात करें, इसके क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं और उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर हम बात करें कि स्ट्रेस क्या होती है, तो देखिए इस सेक्शन को अलग अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टिंग फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो फोर्सेस एरो से मैंने शो किए हैं ये रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं। ओके, ये रेजिस्टिंग फोर्सेस जो होंगे वो इनके बराबर ही लग रहे होंगे, ये P लोड है तो ये भी P होगा। ओके, तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, अगर हम इन्हीं को पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लें, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ये रेजिस्टिंग फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो उस एरिया से हम डिवाइड कर दें, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस क्या हो गई, तो स्ट्रेस इज द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, अब स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, सिग्मा ये जो सिंबल है इससे हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो रेजिस्टिंग फोर्स कितना है, अगर हम इस पर P फोर्स लगा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करने के लिए P फोर्स ही इधर भी लग रहा होगा, तो लोड कितना हो गया P, और एरिया अगर हम एज्यूम कर लें कि एरिया इज कैपिटल A। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कैपिटल A है तो P अपॉन A विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ओके, ये हो गई स्ट्रेस की बात। अगर ये तब है जब ये P जो फोर्स था ये यूनिफॉर्मली लग रहा है सब जगह, ठीक है, मटेरियल पर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। अगर स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द एरिया, उस कंडीशन में हम इसको ऐसे शो करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा A। ओके, वेयर डेल्टा A इज delta A is infinitesimal small area and delta P is the load applied on that small area। ओके, तो अगर स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये यूज करते हैं, अदरवाइज P अपॉन A इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब हम बात करें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का भी नेचर डिपेंडिंग ऑन फोर्स, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो टेंसाइल या कंप्रेसिव अगर लोड लगेगा तो लोड जो है उसी का रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव अगर लोड है तो स्ट्रेस भी कैसी हो गई, स्ट्रेस के भी दो टाइप्स हो गए, एक हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेस, एक हो जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और टाइप्स की बात। अब स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, ओके, तो स्ट्रेस की यूनिट अगर हम बात करें तो यहां पर स्ट्रेस की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं पास्कल। ओके, तो ये स्ट्रेस की यूनिट हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट है, तो इन जनरल जब हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इन जनरल जो हमको मिलेगी वो वैल्यूज मिलेंगी हमको मेगा पास्कल और जिसको हम बोल सकते हैं मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर गीगा पास्कल और का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो हमको ज़्यादातर ये वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटा अमाउंट होता है, छोटी क्वांटिटी है। ओके, तो ये हो गई इसकी यूनिट्स की बात। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। is equal to 1 mega pascal is equal to 1 into mega means 10 to the power 6 pascal is equal to, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इस मीटर को mm में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये कन्वर्जन्स हमको करने पड़ सकते हैं। हो सकता है इसको हमको यहाँ पर चेंज करना पड़े, हो सकता है इसको हमको इसमें चेंज करना पड़े, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 1 गीगा, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, तो ये हो जाता है 1000 मेगा पास्कल और 1 into 10 to the power 9 पास्कल। ओके, कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस की। अब एक चीज, एक टर्म जो यहां पर आता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेसेस टेंसाइल हो सकती हैं और कंप्रेसिव हो सकती हैं, ऐसे ही एक टर्म आता है व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, तो प्रूफ स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट is called as proof stress। इलास्टिक लिमिट पॉइंट पर जो हमको स्ट्रेस मिलती है उसको हम बोल देते हैं प्रूफ स्ट्रेस। ठीक, तो ये तो हो गई सिंपल स्ट्रेसेस की बात, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना हो। ओके, अब हम आते हैं शियर स्ट्रेसेस की ओर। ये तो हमने बात कर ली स्ट्रेसेस की, नॉर्मल स्ट्रेसेस की, अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेसेस की। तो शियर स्ट्रेस क्या है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस किसी एक बॉडी पर अलग अलग जगह पर एक्ट कर रहे हो, यानी कि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होंगे फोर्सेस की जो होगी, लेकिन दोनों फोर्सेस पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक कपल फॉर्म कर रहे होंगे। ओके, तो ऐसे केस में जो सरफेसेस होंगी ऑब्जेक्ट की, लाइक अगर हम बात करें ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर एक फोर्स यहां पर लग रहा है P,
और एक लग रहा है ये P। अब देखिए ये P और ये P, ये दोनों, ये नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इंटेंसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड इज P, डायरेक्शन इज अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, बोथ आर पैरेलल। ओके, तो इस केस में ये दोनों एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, तो इस बॉडी यानी ये जो ब्लॉक बना है, इस बॉडी की जो दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट पर ये लग रहा है, एक पार्ट पर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करने की टेंडेंसी रखते होंगे, दे विल टेंड टू स्लाइड ओवर वन अनदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही होंगी उसको हम बोल देंगे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेस, क्योंकि शियर स्ट्रेस हमेशा टेंजेंशियल लगती है। अभी हमने इसके पहले जब फोर्स लगाया था तो ये ऑब्जेक्ट था, हमने ये फोर्स लगाया था और यहीं पर जो रेजिस्टिंग स्ट्रेस आ रही थी उसको हमने बोल दिया था नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम फोर्स तो लगा रहे हैं टेंजेंशियल, ठीक है, तो जब टेंजेंशियल फोर्स हम लगा रहे हैं तो स्ट्रेस भी जो इंड्यूस होगी वो भी टेंजेंशियली इंड्यूस होगी और उसको हम बोल देते हैं शियर स्ट्रेस। ओके, तो यहां पर भी जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं टाउ से। ओके, तो ऐसे समझिए कि अगर एक सपोज ये दो सरफेसेस हैं, एक पर इधर P लग रहा था और एक पर इधर P लग रहा था, तो ये जो एरिया है ये बीच में, इसमें अगर हम ध्यान दें, एक फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो इस एरिया पर यहाँ पर शेयरिंग होगी, इसकी दो सरफेसेस ऊपर नीचे ऐसे ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे पर। तो अगर ये एरिया A है तो टाउ विल बी इक्वल टू P अपॉन A। ओके, फॉर्मूला सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल हो जाएगी, क्योंकि अब जो शियर स्ट्रेसेस लग रही होंगी वो ऐसे लग रही होंगी, टेंजेंशियल टू द प्लेन। ओके, टेंजेंशियल टू द एरिया। ठीक, तो यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला सेम है जैसे पहले था, केवल एक डिफरेंस आता है कि ये टेंजेंशियली लग रही होगी। अगेन, अगर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये हो जाएगा, वेयर दिस इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एरिया और दिस इज द लोड एक्टिंग ऑन दिस एरिया। ओके, तो ये हमेशा टेंजेंशियल लग रही होगी। ये होती है शियर स्ट्रेस। अब इसके बाद आता है अगला टर्म, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म अगर हम समझे तो कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में जिसको बोला जाता है पूरक, ठीक है, तो ये एक बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस है, बस और कुछ नहीं। देखते हैं ये क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के लिए चलिए हम एक छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक। सपोज इसकी जो डायमेंशंस हैं, दिस इज y एंड दिस इज x। ओके, अब अगर हम ये बात, इस चीज़ को एज्यूम कर लें कि इस पर लगने वाले जो फोर्सेस थे, यानी जो कपल था, उसकी वजह से इंड्यूस होने वाली जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, दिस इज टाउ एंड दिस इज टाउ। क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं तो शियर स्ट्रेसेस भी वैसे ही लग रही होंगी। ओके, तो अगर इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, तो बैलेंस, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसके मोशन को रोकने के लिए, यानी कि ये इसको ऐसे टर्न करने की कोशिश कर रहा होगा, ये जो स्ट्रेसेस हैं ये इस ब्लॉक को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, ये क्लॉकवाइज रोटेट होने की कोशिश करेंगी, तो इनको रोकने के लिए एंटी क्लॉक भी शियर स्ट्रेसेस कोई ना कोई लग रही होंगी। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम इसी ब्लॉक का दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये ए बी सी एंड डी। ओके, तो इसको रोकने के लिए जो दूसरी स्ट्रेसेस लग रही होंगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होंगी, तभी तो बैलेंस होगा। ओके, अगर पहले ये लग रही थी जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये भी शेयर स्ट्रेसेस लग रही होंगी, जो बैलेंसिंग शेयर स्ट्रेसेस उनको हम बोल सकते हैं। ओके, अब हम ध्यान देते हैं, देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें कि फोर्स ड्यू टू द गिवन कपल, ठीक है, वो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू shear stress टाउ। तो shear stress का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था दैट वाज P अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इंटू एरिया। एरिया कौन सा, जिस पर ये shear stress लग रही है। ओके, तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज हम ये वाली डायमेंशन, ये फेस देख लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, मान लेते हैं हम इसकी थिकनेस हमने यूनिटी ले ली। ओके, दिस थिकनेस इज यूनिटी, बहुत नॉमिनल है तो हम इसको यूनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो थिकनेस इज एज्यूम टू बी 1। ठीक, तो अब इस फेस पर लग रहा है, इधर सामने से जो हम देख रहे हैं, ओके, उस फेस का एरिया क्या हो जाएगा। तो फोर्स की हम बात कर रहे हैं इसकी वजह से, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये आ जाएगा टाउ इंटू ए डी इंटू 1, ए डी ये साइड एंड थिकनेस इज 1 विच इज अज्यूम टू बी 1। ये हो गया। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है y इंटू 1। ओके, अब ये तो हो गया फोर्स, तो इस फोर्स से लगने वाला मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स ड्यू टू शेयर स्ट्रेस टाउ, ये क्या हो जाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं, टाउ इंटू वाई आया था। और मूवमेंट हम कैसे निकालते थे, जब कपल लग रहा होता है तो उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर ये शेयर स्ट्रेसेस हैं तो यहां पर ही फोर्सेस भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो उस फोर्स के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते, कोई एक फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू तो ये हो ही गई जो हमने अभी अभी निकाली है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है वो हमने x अज्यूम कर रखी है, तो हमने लिख दिया x। ओके, तो ये तो हो गई जो हमने इस पर अप्लाई किया था। ओके, अब हम आते हैं बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो फोर्स ड्यू टू बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस टाउ डैश, ये क्या हो जाएगा। तो अगेन यहीं से हम आते हैं इसी फॉर्मूले से, तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये किस फेस पर लग रहा है वो हमें देखना है, तो सबसे पहले तो हम शियर स्ट्रेस लिख लेते हैं। तो शियर स्ट्रेस इज टाउ डैश जो हमने एज्यूम किया इनटू करस्पॉन्डिंग एरिया। तो टाउ डैश ये किस फेस पर लग रही है, तो टाउ डैश इस वाले पर लग रही है या फिर इस पर लग रही है, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला। तो अगेन थिकनेस वाज अज्यूम टू बी यूनिटी, इसकी जो थिकनेस है वो हमने यूनिटी अज्यूम करी थी। ठीक है, तो थिकनेस हो गई 1 और ये साइड हो गई ए बी, तो ये एरिया इसका हो गया ए बी इंटू 1। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी है, टाउ डैश इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है x, तो x इंटू 1। ओके, सो द मूवमेंट
ऑफ force of balancing shear stress will be equal to force, ये आया था, इनटू ये दोनों फोर्सेस यहां पर लग रहे थे, इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये कपल फॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि मोमेंट ऑफ कपल जब हम निकालते हैं तो कपल बनाने वाले कोई दो में से एक फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया और बीच की डिस्टेंस थी y, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फॉर इक्विलिब्रियम जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि जो यहां पर मूवमेंट आ रहा था, ये मूवमेंट इस मूवमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जिस्ट होगी। लेकिन हम पहले ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये तो असम्पशन है कि मटेरियल इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो टाउ, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये थी, तो 1 और 2 को हम इक्वल कर देते। तो टाउ इंटू वाई into x will be equal to tau dash into x into y. Okay, this is x into y, this is x into y will be cancelled, so tau will be equal to tau dash, means इस इक्वेशन से हमको ये शो हो रहा है कि जो बैलेंसिंग शियर स्ट्रेस होगी वो हमेशा ओरिजिनल शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस हुई थी उसके इक्वल होगी। ओके, ये हमको हमेशा याद रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एवरी शियर स्ट्रेस कभी भी होगी, एवरी शियर स्ट्रेस इज अकम्पनीड बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, यानी कि अगर हम शियर स्ट्रेस कहीं पर एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी होगी ही होगी। ओके, तो आज हमने जो बात करी है वो हमने बात करी है फोर्सेस की, बेसिक अजम्पशंस की, देन स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस की एंड कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेन की। ओके, स्ट्रेन, और उसके बाद फिर हम आगे आएंगे बाकी टॉपिक्स पर भी हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इस सिलेबस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जो ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। नमस्कार, ध्यान रखिए।